इस देश के नागरिकों के हक और अधिकार को बचाने के लिए अगर मुझे अपने आप को इस आग में अपने आप को जलाना पड़े तो मैं जलूंगा, लेकिन मुझे लोगों के हक अधिकार को बचाना है। तो एक नेता वो है, और कोई नेता बताओ ना जी इस तरह लड़ रहा हो। भाई कोई बहुजन समाज का, वंचित वर्ग का, किसी भी समाज का कोई नेता इस तरह लड़ रहा हो जो अपनी खुद की कुर्बानी देने को तैयार हो, जिसके परिवार में जिसके पिता ने कुर्बानी दी, जिसकी दादी ने कुर्बानी दी, और वो खुद की कुर्बानी देने को तैयार है। अब किस बात की परीक्षा लेनी है भाई? तो हमें तो जो भी कुछ मिला है वो अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कुर्बानी से मिला है। तो आपके तो समाज का भविष्य खत्म कर दिया सरकार ने कि प्रियंका जी उनसे कहा कि आप आग से खेल रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं आग से खेल रहा हूं, मैं जानता हूं मैं आग से खेलूंगा, मुझे इस आग से लड़के मर जाना स्वीकार है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, गुलामी नहीं करूंगा। आज बहुजन समाज के वंचित वर्गों की लड़ाई को कोई लड़ रहा है? आप मुझे पूरे देश में देख के बता दो जो बहुजन समाज में पैदा हुए, उनको भी बता दो कौन सा लड़ रहा है उनमें से। राष्ट्र में दो पार्टी है भाई, या तो बीजेपी या कांग्रेस है, दो में से किसी एक को चुनना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हिसार के अंदर ही एक बच्चा गणेश वाल्मीकि, वो अपना बर्थडे मना रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था, डीजे बज रहा था, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, उस पर आपस में तू में हुई, कुछ बात हुई और पुलिस की और गाड़ियां आई और छत पे किस हालात में बच्चा नीचे गिरे, उनमें से एक जवान लड़का गणेश की डेथ हो गई। तो उसकी भी न्याय की लड़ाई को लेकर रजत कलसन लड़ रहे थे। अभी पता लगा 3 दिन पहले रजत कलसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिस मामले में, वो मामला भी झूठा, जिस मामले में गिरफ्तार किया, जब उसको कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने उसको जमानत दे दी, तो जमानत तो छूटती, दोबारा गिरफ्तार कर लिया, और इस बार दूसरा केस। अगले दिन फिर बेल होनी थी तो उसको रिमांड ले लिया, कल तक के लिए, 4 तारीख तक के लिए रिमांड। एक एडवोकेट का रिमांड हो रहा है, जज क्या कर रहे हैं? मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि क्या सब कुछ बीजेपी सरकार जो चाहेगी वही होगा क्या? नहीं, ये तो शर्मनाक है, देशद्रोह का या किसी तरह का भी। भाई ये बताओ, क्या किसी गरीब पे अगर उत्पीड़न होगा, किसी दलित पे उत्पीड़न होगा, क्या उसकी आवाज उठाना जुल्म है? क्या गरीब वंचित वर्ग की मतलब पुलिस के द्वारा अगर हत्या होती है या उनका उत्पीड़न होता है, तो क्या उसकी आप आवाज उठाएगा कोई? तो आप उसको झूठे मुकदमे में दर्ज करके अंदर डाल दोगे। मतलब बड़े बड़े केसेस के अंदर, जो उत्पीड़न के केसेस मैं देख रहा हूं, दलित उत्पीड़न के केसेस के अंदर थाने में जमानत दे रहे हैं। गुजरात से मेरे पास अनेकों केस आए, थाने में एसएचओ जमानत दे रहा है, कई केसों में कोर्ट में पेश कर रहे हैं, कोर्ट जाते ही बेल दे रहा है। एक भी मैटर ऐसा नहीं दिख रहा एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट का जिसके अंदर उत्पीड़न का केस हुआ और मुकदमा। पहली बात तो एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में मुकदमा बनवाना ही बहुत बड़ी बात है। कितने धक्के खाने पड़ते हैं, तब कहीं जाके डरने प्रदर्शन करने के बाद मुकदमा दर्ज होता है। और उसमें लगभग सभी केसों में या तो थाने से छोड़ देते हैं या गिरफ्तार नहीं करते, कोर्ट में पेश होता है, कोर्ट में जाते ही जज बेल दे देता है। और कई बार तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का रेफरेंस देके कोर्ट ही बेल दे देता है। लेकिन ऐसा तक फिल्म में ये लागू नहीं किया उन्होंने। नहीं, वो एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में जो दबंग है, जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो अरुणेश कुमार याद आएगा, तो उनको तो जमानत दे दी जाएगी। लेकिन एडवोकेट रजत कंसल चूंकि दलित समाज से एक्टिविस्ट है, दलित पिछड़े आदिवासियों की आवाज बनता है, तो उसको आप रिमांड पे दे रहे हो, उसको जमानत नहीं दे रहे। माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हो, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ रहे हो। मतलब इस देश में ऐसी स्थिति है, इसके खिलाफ मुझे लगता है एक बड़े संघर्ष की जरूरत है। इतना ज्यादा डर पैदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के दलितों में, पिछड़ों में, आदिवासियों में, माइनॉरिटी के लोगों में। खुलेआम हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ऐसा लग रहा है जिसे मतलब दलितों का उत्पीड़न, माइनॉरिटी का उत्पीड़न, पिछड़ों का उत्पीड़न, आदिवासियों का उत्पीड़न की खुली छूट मिल गई है, कोई रोकने वाला नहीं है, खुलेआम। और पुलिस प्रशासन अक्सर दबंगों की तरफ खड़ा हो जाता है, दबंगों की मदद करता है। मुझे लगता है इसके खिलाफ इस लड़ाई को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह लड़ाई केवल दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी को बचाने की नहीं है, यह लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की भी है। क्योंकि जो आज केंद्र में सत्ता में जो पार्टी है, ज्यादातर राज्यों में भी उसकी सरकार बन गई है, उस सरकार को बनाने वाले यही दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग हैं। अनजाने में धर्म की ऐसी चाशनी पिला दी उनको कि उनको समझ ही नहीं आ रहा
धर्म के नाम पे तुम अंधा हो गए। अरे सोचो, ये धर्म तुम्हें खाने को नहीं देगा, अपनी मेहनत से कमा के खाते हो तुम। धर्म की रक्षा वो करें जिनके घर में चढ़ावा जाता है, वो करें धर्म की रक्षा। हम तो अपने समाज की, अपने परिवार की और मानवता की और देश के संविधान की और कानून की रक्षा कर लें। हमने अगर देश के कानून की रक्षा कर ली, हमने अगर देश के संविधान की रक्षा कर ली, और हमने अगर अपने लोगों की, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग, माइनॉरिटी के लोग या जो गरीब मजदूर किसान है, उनके अधिकारों की भी रक्षा कर ली, तो हम मान लेंगे हमने तो सबसे बड़े अच्छे धर्म का पालन कर लिया। क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया में इंसानियत से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। कोई आदमी अगर बीमार हो जाए, अब उसको ऑपरेशन होना है, उसको 10 बोतल खून की जरूरत है, तो क्या कोई कहता मुझे इस धर्म या इस जाति के आदमी का खून चाहिए? सबको पता है इंसान को केवल इंसान का खून चढ़ सकता है। तो तब तो कोई जाति नहीं पूछता, कोई धर्म नहीं पूछता। फिर ये जाति और धर्म के नाम पे उत्पीड़न क्यों? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, एक ऐसी पार्टी सत्ता में आ गई है जिस पार्टी का आजादी के आंदोलन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। आप आरएसएस का पूरा इतिहास देख लो, 52 साल तक तो भारत के तिरंगे को उन्होंने अपने मुख्यालय पर नहीं लहराया। आजादी के पूरे आंदोलन में देख लो, आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े हुए, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ खड़े नहीं हुए। और हम तो एक बात कहते हैं, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते तो हमारे जितने दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के लोग हैं, ये लोग तो आज भी गुलाम ही होते। ना इनके लिए पढ़ने के रास्ते बनने थे, क्योंकि कॉलेज में अगर रिजर्वेशन ना होता तो एडमिशन नहीं होते। अगर नौकरियों में रिजर्वेशन ना होता तो वहां भी एडमिशन नहीं होते। तो हमें तो जो भी कुछ मिला है वो अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कुर्बानी से मिला है। और ये कुर्बानी ऐसी है जिसमें अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी कुर्बानी नहीं दी है, अपने 5 में से 4 छोटे छोटे बच्चों को खोया है, अपनी जवान पत्नी को कुर्बान किया है, अपनी पूरी जवानी को जलाया, अपना पूरा जीवन जलाकर हमारे और आपके जीवन में प्रकाश लाए। क्या इसलिए लाए थे कि हम लोग बस एमपी, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए और बस संतुष्टि हो गई? डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, प्रोफेसर बन गए, वकील बन गए, जज बन गए और बस सब कुछ हो गया, अपने परिवार तक सीमित हो गए। अगर बाबा साहेब भी केवल अपने परिवार तक सीमित हो जाते तो हमारी और आपकी स्थिति क्या होती? हमारी आंखों में क्या जरा भी शर्म नहीं है? अरे मूंछ रखने पे हमारे लोगों की हत्या हो रही है, घड़ा छू लेने पे हमारे लोगों की हत्या हो रही है, मंदिर में चले गए, मूर्ति छू दी तो हमारे लोगों की हत्या हो रही है, घोड़ी पे बारात निकाल रहे हैं तो वहां हमले हो रहे हैं, कोई किसी जुल्म के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उसी पे उल्टा मुकदमा बना के जेल में डाल देते हैं। आखिर ये उत्पीड़न रुकेगा कब? जो थोड़ी बहुत खुशहाली आई थी वो पढ़ने से आई थी, लेकिन एक सरकार वो थी जिसने गांव गांव तक स्कूल खोले ताकि कोई दूरी की वजह से पढ़ाई ना छोड़े। एक आज की सरकार है जो स्कूलों को बंद कर रही है, मर्ज कर रही है। अभी आप डाटा देखिए, सरकारी डाटा बता रहा हूं मैं आपको, पिछले 15 से 20 सालों में 1.25 लाख से 2 लाख के बीच सरकारी स्कूल बंद हो गए। क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, सरकारी बंद हो रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल में फीस इतनी महंगी है कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कम से कम 10,000 रुपया महीना चाहिए। उसकी फीस का खर्चा, उसका हॉस्टल का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, उसका ट्यूशन का खर्चा, उसकी किताबों का खर्चा, उसकी वर्दी का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लो तो एक बच्चे पे 10,000 रुपए के आसपास खर्च होता है। हर परिवार में 2 बच्चे हो तो 20,000 तो केवल उसकी पढ़ाई के लिए चाहिए। ये तो मैं 12वीं तक की बात कर रहा हूं, अभी मैं कॉलेज तक नहीं पहुंचा। अब मजबूरी में एक बात बताओ, हमारे तो 99% SC ST और माइनॉरिटी के, ओबीसी के, अति पिछड़े वर्ग के 98 से 99% लोग ऐसे जिनके पूरी परिवार की इनकम जोड़ लो तो ज्यादा से ज्यादा 5,000 से 20,000 रुपए के बीच है। केवल 1% ऐसे होंगे जिनकी घर में नौकरियां सरकारी हैं या कोई बिजनेस कर लिया, कोई अच्छी कमाई है। 1% छोड़ दो, 99% की बात करो, वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का खर्चा उठा सकते हैं क्या? वो तो मजबूरी सरकारी में पढ़ेंगे। सरकारी को आपने ऐसा कर दिया जहां से कोई पढ़ के कुछ बन ही नहीं सकता, 12वीं तक पढ़ के वो मजदूर बनेगा। क्योंकि कॉलेज की फीस इतनी है, जैसा वो बता रहे थे IIT की फीस, हमारे साथी धर्मेंद्र जी वो बता रहे थे IIT में 5,000 रुपए एक सेमेस्टर की फीस थी जब इन्होंने IIT रुड़की से किया, 2 सेमेस्टर की 10,000 रुपया। आज वो बता रहे हैं उनके यहाँ IIT की फीस एक सेमेस्टर की 90,000, यानी 1,80,000 तो केवल एक साल की फीस है। हॉस्टल का खर्चा अलग है, खाने का अलग है, ट्रांसपोर्ट का, किताबों का, बाकी सारे खर्चे जोड़ लो, उस हिसाब से कम 3 लाख रुपए एक साल में चाहिए। और IIT फिर भी सस्ती है। अगर दिल्ली के
नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की फीस देखोगे, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की फीस देखोगे, तो वो फीस जो है केवल फीस ही फीस लगभग 2.25 लाख है। हॉस्टल का खर्चा अलग है, खाने के खर्चे अलग है, बाकी सारे खर्चे अलग है। यानी एक इंजीनियरिंग की डिग्री करवाने के लिए आपको चाहिए कम से कम 20 लाख, और एनएलयू से 5 साल के लोगों की डिग्री कराने के लिए चाहिए कम से कम 25 लाख। बताओ आप में से कितने लोग हैं जो 20 लाख 25 लाख खर्च करोगे? तो आपके तो समाज का भविष्य खत्म कर दिया सरकार ने। इधर सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, प्राइवेट खोलते जा रहे हैं, प्राइवेट में फीस ज्यादा, पढ़ नहीं सकते, और ज्यादा से ज्यादा सरकारी में 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ के आपका बच्चा 12वीं पढ़ के बनेगा क्या? सिवाय मजदूर के क्या कुछ बन सकता है? तो आपने तो सारा सब कुछ बंद कर दिया। ले दे के नौकरी में वो भी 4th क्लास में जा जाते थे, तो 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया, फिर पे कमीशन में। तो आपके बच्चों का भविष्य क्या है? आपकी तो नौकरी भी गई, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरा ठेके पे आउटसोर्स, और अब तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हो रहे हैं, ऊपर से लेटरल एंट्री। यानी आपका कोई भविष्य बचा जब ना आपके पास पढ़ाई होगी ना आपके पास नौकरी होगी, तो आप बनोगे क्या? अब हमें इससे अलग सोचना पड़ेगा। आप ये मान लो आप आज आजाद हुए हो, अब आपको अपनी खुद की अर्थव्यवस्था तैयार करनी है। और सरकारों ने जो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो विभाग बनाए थे, जैसे दिल्ली का एक विभाग है, दिल्ली SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस तरह के फाइनेंस कॉर्पोरेशन माइनॉरिटी के भी हैं, OBC के लिए भी हैं, SC ST के लिए भी है। लेकिन वो जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उनके पास फंड ही नहीं है, सरकार पैसा ही नहीं दे रही, और ऊपर से लोन पे शर्त ऐसी लगा रखी है कि वो शर्त आप पूरी नहीं कर सकते। तो यानी सरकार ने ऐसी पॉलिसी इस तरह डिजाइन की है ताकि उसको आप फायदा भी ना उठा पाए। आपको आत्मनिर्भर बनना है, मान लो नौकरी नहीं है, चलो नौकरी कितनी है, कितने को लग जाएगी भाई? पूरे देश की नौकरी सारी जोड़ लो 5 करोड़ होगी ज्यादा, लेकिन देश की जनसंख्या तो 146 करोड़ के करीब है। अब 146 करोड़ में 5 करोड़ की नौकरी लग भी गई, बाकी का क्या होगा? इसका मतलब केवल नौकरी के ऊपर हम लोग निर्भर नहीं रह सकते, हमें खुद की अपनी अर्थव्यवस्था तैयार करनी है। इसके लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाना चाहिए, अपने मिलकर कोऑपरेटिव बैंक समाज के खोलने चाहिए। लेकिन इसमें सरकार की मदद के बिना हम करेंगे कैसे? हमारे पास पैसा है कहां? और सरकार ने जानबूझकर ये जितने भी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, चाहे SC का, ST का, OBC का, माइनॉरिटी का, उन्हें फंड ही नहीं दे रही। ऊपर से जो एक लंबे संघर्ष के बाद जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड 1978, ट्राइबल सब प्लान 1975, जिसमें संख्या के हिसाब से बजट में प्रोविजन किया था कि उतना फंड मिले और उससे उनके डेवलपमेंट की स्कीम्स बने, तो पिछली सरकारों ने तो उसको भी पूरी तरह खत्म कर दिया। पहले ही हालांकि डाइवर्ट होता था फंड, उसमें भी कितने बार हमने आवाज उठाई कि ये डाइवर्ट क्यों हो रहा है, दिस इज नॉन लैप्सेबल नॉन डाइवर्टेबल फंड, इवन देन दे आर डाइवर्टेड इट। तो उस लड़ाई को तो हम लड़ ही रहे थे, अब तो उसको खत्म ही कर दिया, लगभग फंड दिया ही नहीं जा रहा, लगातार कट किया जा रहा है। एजुकेशन का फंड गिरते गिरते न चला गया 2 पॉइंट समथिंग केवल बजट में रखा जा रहा, शिक्षा का बजट, और 1 पॉइंट समथिंग रखा जा रहा हेल्थ का बजट। यानी ऐसी सरकार हम लोगों ने चुन दी जिसे ना लोगों के स्वास्थ्य से कोई लेना देना, ना लोगों के बच्चों की शिक्षा से कुछ लेना देना, और ऊपर से संविधान का, आप तो कह रहे संविधान खतरे में, बदल देंगे। भाई उन्होंने बहुत सारा बदल भी दिया है, संविधान पे काफी बड़े हमले उन्होंने किए हैं। आप मानो मत मानो, संविधान इस हद तक खतरे में है। अब केवल संविधान को बचाना इसलिए बेहद जरूरी हो गया कि संविधान बचेगा तो हमारे आपके जो बचे हुए अधिकार है वो बच जाएंगे, जो छिन गए वो तो छिन गए, उसको वापस पाने की लड़ाई तो अलग से लड़ेंगे, पर कम से कम जो अभी के संविधान में हमारे अधिकार बचे उसे तो बचा लो। और उसे बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उस विचारधारा, मनोवादी विचारधारा से मुक्त होना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे कहते थे जी, कह रहे थे अपने भाषण में कि हमें कांग्रेस को सत्ता में लाना है जी, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। सवाल केवल कांग्रेस को सत्ता में लाने का या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का बिल्कुल नहीं है, सवाल है इस देश को बचाने का, इस देश के संविधान को बचाने का। इस देश को बचाने के लिए कुर्बानी देने को कौन तैयार है? इस देश के संविधान को बचाने के लिए संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी कौन नेता जो लड़ रहा है, जो खुल के बोल रहा है, बिना डरे बोल रहा है? कल का आप उनका विज्ञान भवन का भाषण देखिए, उसमें उन्होंने वो अंदरूनी बातें बताई जो कभी शायद सार्वजनिक नहीं की जाती। उन्होंने बताया कि उनकी बहन प्रियंका गांधी से उनकी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने ये भी बताया कि बहन ने मना किया लेकिन मैं आज बताऊंगा। तो उन्होंने बताया कि प्रियंका जी ने उनसे कहा कि आप आग से खेल रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं आग से खेल रहा हूं, मैं जानता हूं मैं आग से खेलूंगा।
मुझे इस आग से लड़के मर जाना स्वीकार है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, गुलामी नहीं करूंगा। मैं संविधान को बचाने के लिए, संविधान को और इस देश के नागरिकों के हक और अधिकार को बचाने के लिए अगर मुझे अपने आप को इस आग में अपने आप को जलाना पड़े तो मैं जलूंगा, लेकिन मुझे लोगों के हक अधिकार को बचाना है। तो एक नेता वो है, और कोई नेता बताओ ना जिस इस तरह लड़ रहा हो। भाई कोई बहुजन समाज का, वंचित वर्ग का, किसी भी समाज का कोई नेता इस तरह लड़ रहा हो, जो अपनी खुद की कुर्बानी देने को तैयार हो, जिसके परिवार में जिसके पिता ने कुर्बानी दी, जिसकी दादी ने कुर्बानी दी, और वो खुद की कुर्बानी देने को तैयार है। अब किस बात की परीक्षा लेनी है भाई? है किसके पीछे जाए? कोई कहता है इसके पीछे जाओ, कोई कहता है उसके पीछे जाओ। पहले देख तो लो वो लड़ भी रहा है क्या, जिनके पीछे जाने की बात कर रहे हो? लोगों के जमीन बिक गए, छोटे छोटे लालच में लोग चले गए। एक सांसद बनने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, एक एमएलए एमपी बनने के लिए सब कुछ न्यौछावर। अरे आप एमपी एमएलए बन भी जाओगे तो क्या कर लोगे भाई? मैं 10 साल, मतलब 10 में से मैंने 6 महीने पहले रिजाइन किया था एमएलए से, कांग्रेस में आने से पहले मेरा कार्यकाल बचा हुआ था। लेकिन उससे पहले 9.5 साल तो मैं एमएलए रहा हूं, लगभग 5 साल 5 महीने मंत्री भी रह लिया। मैंने देख लिया कुछ भी नहीं है, ये सारी कुर्सी टेम्परेरी है, सबकी जानी एक दिन। मोदी जी की भी जाएगी, खामे का हवा में उड़ रहे, खामे का हवा में उड़ रहे हैं, कुछ नहीं, जानी उनकी भी है। मरना सबको है, मुझे भी मरना, उन्हें भी मरना है। तो भाई मरने से पहले अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को बचाने की, इस लड़ाई को, संविधान को बचाने की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अगर आदरणीय राहुल गांधी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो मतलब क्यों लड़े, मिलके क्यों न लड़े भाई? हमने तय किया हम राहुल गांधी जी आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। आज बहुजन समाज के वंचित वर्गों की लड़ाई को कोई लड़ रहा है? आप मुझे पूरे देश में देख के बता दो जो बहुजन समाज में पैदा हुए, उनको भी बता दो कौन सा लड़ रहा है उनमें से। लोग कहते हैं आपने कांग्रेस को क्यों चुना? अरे भाई इसलिए चुना, जो बाबा साहब ने जो कुछ दिया उसको लागू करने का काम तो कांग्रेस ने किया। उसी कांग्रेस के दिए रिजर्वेशन से हमारे लोग पढ़ के, रिजर्व मतलब वजीफे के पैसे से पढ़ के लोग इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, जज बने। अगर वो स्कॉलरशिप ना होता तो जो तरक्की आज हमारे और आपके चेहरे पे दिख रही क्या हो जाती? बाबा साहब बना के गए स्कीम, लेकिन लागू किसने किया? अगर उस वक्त मान लो संघ परिवार सत्ता में आ जाता, बीजेपी जो जनसंघ हुआ करती उस टाइम, अगर वो सत्ता में आ जाती, जो अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी, जो मनुस्मृति को लागू रखना चाहती थी, जिसने संविधान के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, जो मनुस्मृति के पक्ष में थे, अगर उनकी सरकार आ जाती तो क्या हमारा रिजर्वेशन इफेक्टिव तरीके से लागू हो जाता? जिस तरह आज उन्होंने रिजर्वेशन को तार तार कर दिया, टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर दिया, शिक्षा को महंगे करके हमारे बच्चों से शिक्षा छीन ली, सारे सरकारी संस्थान बेच के हमारी नौकरियां रास्ते बंद कर दिए। फिर आप सोचो ये जो पिछले कुछ सालों में जो तरक्की हुई है वो कांग्रेस के टाइम तक की हुई है। जो 20 सूत्री कार्यक्रम में खेत के जमीन के पट्टे मिले, रेजिडेंशियल प्लॉट के पट्टे मिले, वो भी कांग्रेस के टाइम पे मिले। और उसके बाद जब पीछे जब 2004 में सरकार बनी यूपीए की कांग्रेस के नेतृत्व में, उसमें सूचना का अधिकार आया, कितना बड़ा हथियार बन गया पूरी जनता के लिए वो सूचना का अधिकार। मनरेगा, रोजगार गारंटी, मजदूरों को भी कम से कम मतलब भूखा नहीं मिले कोई, ये इंतजाम किसने किया? वो कांग्रेस ने किया। फूड सिक्योरिटी बिल ये कौन लाया? ये कानून किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। राइट टू एजुकेशन किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। तो जिस आदमी ने या जिस पार्टी ने इस संविधान को बचाने के साथ साथ गरीब तबका आ गया है उसके लिए योजनाएं बनाई, कानून बना के लागू किए, एक तरफ वो है, और एक तरफ आज की सत्ता है जिसने जो कुछ भी उनको जनता को मिला था सारा छीन लिया। अब दो में से एक चुनना है। बताओ कोई बहुजन समाज की कोई पार्टी चल रही हो जो इसे बचाने के लिए तैयार हो? नहीं है। तो फिर अब तो एक ही चीज है, राष्ट्र में 2 पार्टी है भाई, या तो बीजेपी या कांग्रेस है, 2 में से किसी एक को चुनना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब देश के संविधान को भी बचाने की, हमारे माँ बहन बेटी के हक अधिकार को बचाने की, हमारे बच्चे के भविष्य को बचाने की, ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। हम अकेले क्या इतने ताकतवर है अपने आप कर लेंगे? भाई राष्ट्रीय पार्टी से हो सकता है जो भी कुछ हो सकता है, तो राष्ट्रीय पार्टी तो 2 ही है बची है ताकतवर, या तो बीजेपी या कांग्रेस। तो दोनों में एक वो है जो सब कुछ छीन लिया, सब कुछ खत्म कर रही है, एक वो है जो संविधान को बचाने के लिए, आपके हक अधिकार की लड़ाई को बचाने के लिए लड़ रही है। अपनी कुर्बानी देने को राहुल जी तैयार है। तो भैया हमने चुन लिया, जिसे जो बोलना बोले, हम इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई को, अपने बच्चों का भविष्य को बचाने की लड़ाई को लड़ेंगे। और आज कांग्रेस उस लड़ाई को लड़ रही है। आदरणीय राहुल गांधी उस बात को उसके लिए लड़ रहे हैं। आदरणीय खड़गे जी हमारे अपने समाज के उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्यों ना जुड़े भाई, क्यों ना जुड़े? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया समाज को, और वो हमारे यूथ में से लीडरशिप निकाल रहे हैं, उनको मौका देने तो भाई फिर क्यों साथ में खड़े ना हो? मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, जिसके अंदर दम है पूरे देश में ढूंढ ढूंढ के
मैं अपने समाज के क्रांतिकारी साथियों को जोड़ूंगा, मौका दूंगा मैं। हमारे नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, एक ही नारा काफी है। अभी मध्य प्रदेश की भी हमारे साथी ने, भीम आर्मी के साथी ने चिट्ठी दी है। थाना नौगांव में 4 आदिवासी समाज के पुलिस द्वारा साथियों को चोरी के शक में थाने ले बुलाया और मारपीट की 3 दिन तक, और उनके गुप्तांगों में लाल मिर्च भरी, जिसको हमारे साथियों द्वारा जिसकी आवाज बुलंद की। मुझे दुख इस बात का, ये पूरे देश में हो रहा है, खास तौर पर जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो मतलब अति हो गई है। अकेला यूपी में पूरे जो उत्पीड़न देश में हो रहा है दलितों के साथ, जो एनसीआरबी का डाटा है 2023 तक का, उसके बाद को तो डाटा ही नहीं आ रहा, वो डाटा बताता 26% तो अकेले यूपी में हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे फिर मध्य प्रदेश है। तो मतलब क्या हो रहा है यार? क्या हम इंसान नहीं है? क्या एससी एसटी के लोग इंसान नहीं है क्या? तो हम भैया लड़ाई तो लड़ेंगे, हमारी चाहे जान की कुर्बानी हो जाए उसकी परवाह नहीं है, लेकिन इस न्याय की लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। लंबा संघर्ष है, क्योंकि ये सरकार अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है, जो केंद्र में अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। इसलिए अंग्रेज सरकार में कम से कम कानून को तो वैल्यू थी, यहाँ तो ये देश के संविधान को कुछ नहीं समझ रहे। तो इसलिए लड़ाई जरा कठिन है, लेकिन हम लोग इस लड़ाई को जीतने के लिए आए हैं। हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जोहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।